ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर पढ़ूं तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, यानी कि एक क्यूब है, जैसे कि ये पिक्चर मैंने रखी है, इसे क्यूब कहा जाता है। और इसका जो सरफेस एरिया, सरफेस का मतलब सतह होता है, ठीक है। जैसे ये भी इसका सरफेस एरिया है। अगर ऊपर से देखें, साइड से देखें तो ये इसका सरफेस एरिया है, इस साइड से देखेंगे तो ये इसका एक सरफेस एरिया है, ठीक है। तो क्यूब का सरफेस एरिया जिसे ए से रिप्रेजेंट किया गया है वो वेरीज डायरेक्टली है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एज द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ एन एज। यानी कि एज का मतलब क्या होता है, किनारा होता है। जैसे ये इस क्यूब का एक एज ये हो गया, इसी तरह ये भी एक एज है, ठीक है। जिस साइड से ले लें, एक एक साइड या एज, साइड भी बोल सकते हैं, जिन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हो ये सारे इनके एजेस हैं। तो बोलना क्या चाह रहा है कि एज का स्केयर, यानी कि एज का स्केयर अगर ये एज है तो इट्स मीन के इस एज को लेंथ से ही रिप्रेजेंट करेंगे ना, यानी ये एज जो है इसको इसीलिए देखिए लेंथ ऑफ एन एज लिखा हुआ है, ठीक है। कि अगर ये एज कितना है तो इसको भी एल से ही रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे पता चलेगा कि इसकी लेंथ कितनी है। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमें समझ में क्या आया, क्वेश्चन में दो चीज़ों के दरमियान एक रिलेशन है वेरीज डायरेक्टली का, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। पहली चीज़ क्या है, सरफेस एरिया क्यूब का, और दूसरी चीज़ क्या है, क्यूब की जो एक एज है उसकी लेंथ का स्केयर, ठीक है। यहाँ पे भी स्केयर लिखा हुआ है। तो बेसिकली अगर सरफेस एरिया को ए से रिप्रेजेंट किया गया है और वो ये बोल रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उस क्यूब के एक एज की लेंथ के स्केयर के, ये वो बात बोल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में। उसके बाद आगे अगर चलें तो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। एंड और ए इज इक्वल टू 27 स्केयर यूनिट व्हेन एल इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं कि यानी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक होने के बाद आगे वो मज़ीद इस क्वेश्चन में एक बात इंक्लूड कर रहा है कि अगर एरिया जो है वो हम रख दें 27 स्केयर यूनिट के, ठीक है, यूनिट्स के, और लेंथ अगर हम रख दें कि किसके, 3 यूनिट्स के, तो फिर आपने फाइंड आउट करके दिखाना है इन दो चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मालूम करके दिखाना है कि अगर कि आप एरिया मालूम करके दिखा दो अगर लेंथ रखें एच की 4 यूनिट, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर वो ये हमसे मालूम करना चाह रहा है या पूछ रहा है कि आप लेंथ मालूम करके दिखा दो एच की अगर एरिया दिया गया हो, एरिया आपको 12 स्क्वायर यूनिट्स दिया जाए। तो ये बेसिकली उसका एक क्वेश्चन है। और इसमें और क्या बताऊँ, हाँ एक चीज़ है जो आपको शायद कुछ बच्चों को इरिटेट करे, वो ये कि ये स्केयर यूनिट जो है वो क्या है, और यहाँ पे यूनिट का वर्ड है। तो देखिए आसान सी बात है, जैसे हर चीज़ को यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे लेंथ को जो है वो मीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह सेंटीमीटर में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, किलोमीटर में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक इसी तरह एरिया को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा कि यूनिट का स्क्वायर, जैसे अगर मीटर में रिप्रेजेंट किया गया एरिया तो मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर देंगे, अगर एरिया सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट किया गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी जो भी यूनिट होता है उसके स्क्वायर के साथ एरिया को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो अब क्वेश्चन के अंदर उसने 27 के साथ ये नहीं बताया कि एरिया सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किलोमीटर में है, इंचेस में है। उसने हमसे अननोन रखी, छुपा के रखी है ये बात, और बस साथ में ये कह दिया कि एरिया जो है वो 27 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। जैसे यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे लेंथ को मीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसने क्योंकि यूनिट यानी कि बताया ही नहीं तो इसलिए यूनिट की जगह यूनिट का वर्ड ही इस्तेमाल कर लिया। और तो जब यूनिट ही नहीं पता होगा तो एरिया जो है ऑब्वियसली बात है कि वो स्क्वायर यूनिट के अंदर ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। जैसे अगर 27 मीटर में एरिया दिया गया होता तो मीटर स्क्वायर लिख देते, सेंटीमीटर में दिया गया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते, किलोमीटर में दिया गया तो किलोमीटर स्क्वायर लिख देते। लेकिन क्योंकि यूनिट बताया ही नहीं गया तो इसलिए उसने बस स्क्वायर के साथ यूनिट का वर्ड लिख दिया।
तो ये चीज़ है, इसीलिए उसने, सॉरी ये भी मिट गया, इसीलिए उसने आप क्वेश्चन में आप देखें लेंथ जो है एच की वो भी सॉरी इधर बताई गई है, यूनिट में ही बताई है, वो आपको किसी वेल डिफाइंड यूनिट में नहीं बताया कि मीटर या सेंटीमीटर है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन आसान सा था। क्वेश्चन के बेसिकली तीन हिस्से हैं। पहले हिस्से में क्या पूछा गया है, पहले हिस्से में, बल्कि ये पहला हिस्सा है, एक रिलेशन बताया गया है हमें कि एरिया क्यूब का जो है उसका रिश्ता या ताल्लुक जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है उसकी एक एज की लेंथ के स्क्वायर के, ठीक है। और दूसरे हिस्से में क्वेश्चन के हमें क्या बताया गया, इसको मिटा लेते हैं। दूसरे हिस्से में ये बताया गया कि अगर इस वाले रिलेशन को सामने रखें और आपको ये कंडीशन बता दी कि अगर क्यूब का एरिया 27 स्क्वायर मीटर हो और उसकी लेंथ यानी कि उसकी एज की जो लेंथ है वो 3 यूनिट हो, तो अगर 27 एरिया हो 3 यूनिट हो, तो बदले में इस चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद आप बता दो कि अगर 3 यूनिट की बजाय हम 4 यूनिट लेंथ रख दें तो एरिया कितना होगा। और अगर सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि अगर हम एरिया उसने बता दिया और लेंथ हमसे पूछ ली, तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें बस जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर जो भी चीज़ हम मालूम करेंगे वो जॉइंट वेरिएशन का इस्तेमाल करके ही मालूम करेंगे। और जैसे कि वीडियो के शुरू में बताया कि इस एक्सरसाइज के अंदर आप जितनी भी जो पीछे सीख चुके हो 3.1 से 3.6 तक, उन्हीं सब का इस्तेमाल सीखोगे डेली रूटीन के अंदर। तो बेसिकली ये डेली लाइफ के अंदर, आम रूटीन के अंदर सवाल किया जा सकता है कि भाई अगर आपके सामने क्यूब है और उसकी लेंथ और एरिया के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो और उसकी अगर एरिया 27 और लेंथ जो है 3 यूनिट दे दिया जाए, तो बदले में आप दो चीज़ें, दो कंडीशन में मालूम करके दे दो। एरिया मालूम करके दे दो जब लेंथ दी गई हो 4, और लेंथ मालूम करके दे दो जब एरिया दिया गया 12 यूनिट का। तो आई होप कोशिश की है मैंने समझाने की और समझ भी आ गया होगा। बाकी जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस सॉल्व करते जाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आती जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए इधर सबसे पहले लिखेंगे हम सोल्यूशन, और क्योंकि वैल्यूज़ फाइंड आउट करने जा रहे हैं। उसके बाद जो चीज़ यानी कि बिल्कुल वैसे ही तरीके से करूँगा जैसे 3.5 में किया था, ताकि आप लोगों को आसानी हो। वहाँ पे यहाँ पे आप गिवन डेट भी लिख सकते हो या फिर वी हैव भी लिख सकते हो कि हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है कि ए इज़ वेरीज डायरेक्टली, ठीक है, किसके, लेंथ के स्क्वायर के, ये हमारे पास रिलेशन है ना। और इस रिलेशन को हम यानी कि इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो हम यहाँ पर ए डालेंगे और इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट के आ जाएगा और यहाँ पे एल स्क्वायर आ जाएगा। और फाइनली ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम हमने दे दिया। अब यानी कि हमें ए की वैल्यू मालूम करनी है, अगर तो ये ए रहा और एल हमारे पास दिया गया है तो एल की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो अब प्रॉब्लम आ जाती है के की वैल्यू कहाँ है, तो इसलिए पहले की तरह हम पहले के की वैल्यू मालूम करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो के की वैल्यू मालूम करने के लिए हम जो डिटेल यहाँ पर यहाँ पर ये दो दी गई हैं, इन डिटेल का इस्तेमाल करेंगे, इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी कि पुट 827 और एल जो है वो 3 के, ये पुट कर दें अगर हम इक्वेशन 1 में, तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन लिखने के बाद अब इक्वेशन नंबर 1 जो है इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा a इज़ इक्वल टू के एल स्क्वायर। तो इसके अंदर पुट करें वैल्यू, a की जगह 27 लिख दिया, के की वैल्यू है भी नहीं तो वैसे का वैसा, और l जो है वो 3 के इक्वल है तो 3 का स्क्वायर लिख दिया। इसके बाद ये आ जाएगा 27 और डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा 9, क्योंकि 3 3 इधर 9 होता है और वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा मुख्तसर कर लेते हैं ताकि जगह कम लगे, और ये k आ गया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऊपर करें तो ये हो जाएगा 9 3 27, तो k जो है हमारे पास इक्वल आ गया 3 के। तो ये हमारे पास फाइनली k की वैल्यू आ गई। अब इस k की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करके एक और इक्वेशन बना लेंगे और फिर हम से जो दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं।
तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी कि नाउ पुट के इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू के एल स्क्र। ये आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 थी, ये लिख दी। अब इसके अंदर k की वैल्यू पुट करें तो एक और इक्वेशन बन जाएगी जो कि क्या हो जाएगी, 3l स्क्र। तो फाइनली ये वो इक्वेशन है जिससे हम अपनी रिक्वायर्ड दोनों चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमें सबसे पहले क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है पहले पार्ट के अंदर ए की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग के तौर पे लिख देते हैं, तो इसको करते हैं ऊपर और यहाँ पे ऐसे पार्ट 1 डाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टू फाइंड ए, ठीक है। तो के ए की जो वैल्यू है वो मालूम करने जा रहे हैं हम। अब ए की वैल्यू मालूम करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमें एल की वैल्यू दी गई है तो हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। पुट द एल इज इक्वल टू किसके दिया गया है, 4 यूनिट के दिया गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 इन इक्वेशन 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे लिख लिया। इसके बाद इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 लिखूँ तो a इज़ इक्वल टू 3l स्क्र, और साथ में अब a तो मालूम करना है वैसे का वैसा, और ये 3l जो है वो 4 बताई गई थी। जब एरिया मालूम करना था तो 4 का स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 4 द 16, और a फाइनली हमारे पास आ जाएगा 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 48, ठीक है। तो एरिया जो है उसका यूनिट क्या यहाँ पे क्योंकि बताया नहीं गया, स्क्वायर यूनिट्स में बताया गया, तो यहाँ पे लिख देंगे साथ में पूरा स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। इसके बाद दूसरा मालूम करेंगे। दूसरा में क्या कि हमें मालूम करना है एल, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे सेकंड का ऑप्शन डाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टू फाइंड एल, ठीक है। और एल लिखने के बाद अगेन से वैल्यू कि कितनी दी गई है एल मालूम करने के लिए, ए इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली, पुट a इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, a इज इक्वल टू 3l स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखूंगा a इज इक्वल टू 3l स्क्वायर। तो a जो है 12 दिया गया है, l मालूम करना है, तो 3l स्क्वायर वैसे का वैसा। इसके बाद 12 डिवाइड बाय 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर l स्क्वायर है नहीं तो वैसे का वैसा 3 4 12 होता है, तो ये ऐसे आ गया। तो एल स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 4। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ रूट ले लेंगे, और रूट लेने के बाद जो है एल की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये और एल का यूनिट क्या दिया गया था ऊपर, यूनिट अगर देखें तो यूनिट कुछ भी नहीं दिया गया था, यूनिट ही लिख देंगे यहाँ पर। तो ये 2 यूनिट जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक सवाल और कि एल स्क्वायर के बाद यानी कि इस 4 के बाद 2 कैसे आया, इसके पीछे भी आप लोगों को वजह मालूम होनी चाहिए। जैसे एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 था, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ रूट लिया। तो इधर भी अगर रूट लूँ तो एल स्क्वायर, और इधर भी रूट लेंगे तो प्लस माइनस डाल देंगे, इधर आ जाएगा 4। ये रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा इधर 2 का स्क्वायर, और ऐसे ये इससे कैंसिल, और फिर आ जाएगा प्लस माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया तो 2 आ गया। तो इस तरह एल इज इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगा। तो क्योंकि इधर लेंथ की बात की गई थी, लेंथ मतलब फासला, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि -2 सेंटीमीटर। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो एल इज़ इक्वल टू 2 यानी कि आंसर मौजूद है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ पता होनी चाहिए, और ये चीज़ें क्वेश्चन का भी हिस्सा हो जाएंगी तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने भी इसको क्वेश्चन का हिस्सा नहीं बनाया। उसका एक वजह तो ये है कि स्टूडेंट्स लंबे लंबे क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा घबरा जाते हैं। सेकंड वजह के क्वेश्चन का हिस्सा इसको इसलिए भी नहीं बनाया बिकॉज़ मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, छोटे बड़े गाँव के अंदर, प्राइवेट गलियों के अंदर स्कूल हैं। तो अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देखेगा और ये सब डिटेल उसके क्वेश्चन के अंदर शामिल कर देगा, तो हो सकता है कि टीचर जो है वो थोड़ा इस चीज़ को दिमाग ना लड़ाए और इस चीज़ को कैंसिल कर दे। तो सेफ्टी के लिए मैंने क्या किया, इसके बाद ऐसे ही सॉल्व कर दिया, और सब टीचर्स ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको वजह बता दी कि यहाँ से यहाँ तक कैसे और क्यों पहुँचना है,
ठीक है। तो इसलिए आप यानी कि इस तरह डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट लिखने से वक्त भी बच जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। असल चीज़ तो नंबर हासिल करना है, इसीलिए मैथ पढ़ रहा हूँ, आगे चल के फिर देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जब भी मैं यानी कि सीधा भी लिख जाऊँ अगले क्वेश्चंस में, तो आप समझ लीजिएगा कि कैसे ये आंसर आए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि द सरफेस एरिया एस, यानी जो सरफेस एरिया उसको एस से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो द सरफेस एरिया ऑफ एस ऑफ द स्फेयर, ठीक है, यानी कि एक स्फेयर है। स्फेयर कैसा होता है आप लोगों को पहले वो दिखा देता हूँ। तो ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, इस पिक्चर को स्फेयर कहा जाता है, ठीक है। स्फेयर की खास बात ये होती है कि 3 डायमेंशनल होता है और इसके सरफेस से मिड तक का कहीं से भी फासला ले लो वो एक जितना होता है, बस इतनी ही चीज़। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके हिसाब से जो चीज़ें चाहिए होंगी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में दोबारा से पढ़ें तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर जिसे एस से रिप्रेजेंट किया गया है वो वेरीज डायरेक्टली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर, यानी कि रेडियस किसे कहा जाता है कि अब जैसे सर्कुलर शेप में अगर इसको देखें तो, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि कहीं से भी इसके सरफेस से मिड तक का फासला जो है वो रेडियस कहलाता है। अभी जैसे इधर पिक्चर में भी इत्तफाकन यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे आर भी लिखा हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये भी रेडियस है। इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक जो है ये भी रेडियस है। तो सरफेस एरिया एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ रेडियस आर, यानी कि इस आर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये रिलेशन बताया गया है। उसके बाद जस्ट हमें दो चीज़ें बताई गई हैं ताकि हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें कि एस जो है वो इसके इक्वल है, आर जो है वो इसके इक्वल है, और बदले में जो हमसे पूछा गया कि आप रेडियस बताओ इस स्फेयर का जब एरिया जो है वो इसके बराबर हो, ठीक है। 36 पाई, ये तो पता होगा, ये सिंबल पाई का होता है, कैलकुलेटर पे भी आपने देखा होगा। तो आसान सा सवाल है, इसमें कोई ज़्यादा बात है नहीं, सॉल्व करूँगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा हमें सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद वी हैव या फिर गिवन डेट, तो वी हैव सही है। हमारे पास जो रिलेशन है क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है कि सरफेस एरिया एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के स्क्वायर के, ठीक है। तो इससे इक्वेशन बनाएंगे तो एस इज इक्वल टू के आर स्क्वायर बन जाएगा, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। इसके बाद हम यानी कि इक्वेशन 1 आ गई। अब यानी कि हमारे पास हमने आर मालूम करना है, तो एस की वैल्यू हमारे पास मौजूद है लेकिन के की वैल्यू नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी कि पुट एस इज इक्वल टू 16 पाई और आर इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। आगे लिख सकते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ के, या इतना भी चल सकता है। तो इक्वेशन 1 में जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एस इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है, और एस जो है हमारे पास 16 पाई जो है इसके इक्वल दिया गया है, और के अननोन फाइंड आउट करना है। आर जो है वो 2 के इक्वल दिया गया, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया। तो इसके बाद जो है यहाँ पे 16 पाई जो है वो ऐसे का वैसा लिख लेते हैं। वैसे 3.14 करेंगे और उसके बाद जब वैल्यूज़ निकालेंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पाई के हिसाब से भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, तो इसलिए पाई ही लिखा रहने देते हैं और के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। यहाँ पे आ जाएगा 4 2 टू द 4 होता है 4 के, और 4 इधर आके डिवाइड करवाएं तो 16 पाई डिवाइड बाय 4, और इधर आ जाएगा ओनली के, तो 4 4 दा कितना होता है 16, तो के हमारे पास फाइनली आ जाएगा 4 पाई, ठीक है। और इसको के की वैल्यू आ गई। अब के की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके हम इक्वेशन नंबर 2 हासिल कर लेते हैं, तो इसको ऊपर करते हैं और स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली कि के की वैल्यू इन इक्वेशन 4 के अंदर पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो एस इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। तो इधर के की वैल्यू पुट करें तो एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास जो है फाइनल इक्वेशन 2 आ गई, जिसकी मदद से हम जो चीज़ पूछी गई वो मालूम कर सकते हैं। तो अब जो है आर मालूम करना है, तो यहाँ पे दोबारा से स्टेटमेंट लिख देते हैं टू फाइंड आर। तो ये मैंने लिख दिया टू फाइंड आर, और आर मालूम करने के लिए पुट करनी है एस की वैल्यू 36
पाई, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ दोबारा से। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, पुट s इज इक्वल टू 36 पाई इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, वो है s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसके अंदर s की जगह, अब क्योंकि r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो s की जगह आ जाएगा 36 पाई, और इधर आ जाएगा 4 और इसके बाद पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब आर की वैल्यू मालूम करनी है तो 4 पाई को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 36 पाई डिवाइड बाय 4 पाई, और इसके बाद पाई पाई से कैंसिल, और 4 को डिवाइड कर, यानी 36 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 9 ज़ा 36 होता है, तो 9 आ गया, ठीक है। और इधर बच गया ओनली आर स्क्वायर। इसके बाद फर्दर आगे चलेंगे तो आर स्क्वायर जो है वो बराबर 9 के आ गया। इसके बाद आर जो है बराबर आ जाएगा 3 के। तो यही हमारा जो आर का यूनिट इधर नहीं दिया गया, बस आर की वैल्यू ही लिखनी थी, तो बस आर 3 के इक्वल आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया। और अगेन से कि स्क्वायर कैसे ख़त्म हुआ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 था, तो इधर भी रूट ले लेंगे और इधर जो है वो 9 का भी रूट ले लेंगे। तो जब 9 का रूट लेंगे इधर स्क्वायर रूट से कैंसिल, और इधर प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अब रेडियस क्योंकि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए r इज़ इक्वल टू 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी ताकि आपको पता हो कि कैसे क्या कुछ हुआ है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको एक बार पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन हुक्स लॉ द फोर्स अप्लाइड टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग, यानी हुक्स लॉ के अंदर एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए यानी खींचने के लिए फोर्स अप्लाई की गई है, ठीक है। तो हुक्स लॉ किसे कहते हैं ये तो अब नहीं बता सकता, डिटेल से फिजिक्स के अंदर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन और फोर्स के रिलेशनशिप के ऊपर बात की जाती है। तो अगर सिंपल समझाऊं कि हुक्स लॉ के अंदर फोर्स अप्लाई की जा रही है स्प्रिंग को खींचने के लिए, और जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो डायरेक्टली यानी वेरीज डायरेक्टली यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एज द अमाउंट ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। इलोंगेशन को एस से रिप्रेजेंट किया गया, यानी अमाउंट ऑफ इलोंगेशन का मतलब क्या होगा कि वो स्प्रिंग जितना बढ़ रहा है उसे अमाउंट ऑफ इलोंगेशन कहा जाएगा। मैं पिक्चर से आप लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये पिक्चर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नज़र आ रही होगी, तो ये स्प्रिंग है, ठीक है। तो एक फोर्स अप्लाई की गई है, जैसे लेट्स सपोज इसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई करी, तो ये यानी कि यहाँ पे जब फोर्स अप्लाई करके इसको खींचेंगे इधर की तरफ तो इसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा। तो इस यानी कि लंबाई में जितना इजाफा हुआ इसको यानी कि इलोंगेशन बोलते हैं। यानी कि एक चीज़ थी जिसके ऊपर फोर्स लगी, फोर्स लगने के बाद वो उसी हालत में नहीं रही बल्कि उसके अंदर तब्दीली हुई, उस चीज़ को इलोंगेशन बोला जाएगा। तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग पे जब फोर्स अप्लाई की जाएगी तो ये यानी कि थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, थोड़ा खिंच जाएगा। तो खिंचने के बाद जो अमाउंट ऑफ इलोंगेशन है यानी कि जो इसकी तब्दीली की शरह है, जैसे इधर ये समझ लो ये एस है हमारा, ठीक है। तो ये इसमें यानी कि इलोंगेशन को एस से रिप्रेजेंट किया गया, और बदले में जितनी फोर्स, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ ताकि ये चीज़ें कंफ्यूज ना करें आपको, कि उसने ये बोला है फोर्स अप्लाई की गई स्प्रिंग के ऊपर, तो इट्स मीन के यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई की गई, बदले में अमाउंट ऑफ इलोंगेशन पैदा हुआ। लेट्स सपोज ये हमारा वो चेंज आ गया स्प्रिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद यानी कि साथ में क्या बताया गया कि फोर्स जितनी अप्लाई की गई थी वो 32 LBS थी, यानी कि 32 LBS। LBS क्या होता है, फोर्स का एक यूनिट होता है, जैसे न्यूटन यूनिट होता है, ठीक है। तो अब आगे क्या बोल रहे हैं कि व्हेन s इज इक्वल टू 1.6 इंचज़, यानी कि जब s जो है वो बराबर हो 1.6 इंचज़ के, तो यहाँ तक ये बात समझ में आई कि जब 32 LBS फोर्स स्प्रिंग के ऊपर अप्लाई की गई तो जो इलोंगेशन पैदा हुआ स्प्रिंग के अंदर, जिसे s से रिप्रेजेंट किया गया है, वो कितना है 1.6 इंचज़। तो और ये फोर्स जो है इस इलोंगेशन के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई होगी इधर तक, ठीक है। आगे आप अब क्या बोल रहे हैं वो कि फाइंड आपने क्या करना है कि s, यानी इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से ये मिट गया लेट्स सपोज, ठीक है, सारे मिटा देते हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि
एस की वैल्यू आप फाइंड आउट करें जब यानी कि ऊपर तो उसने बताया कि फोर्स 32 LBS लगी है, लेकिन अगर फोर्स जो है वो कितनी लगाई जाए, वो लगाई जाए 50 LBS, तो कितना इलोंगेशन यानी ये कितना ज़्यादा इसमें तब्दीली आएगी इसकी लंबाई के अंदर, एक चीज़ ये मालूम करनी है। और सेकंड एक और चीज़ भी उसने पूछी है कि अगर सेकंड क्वेश्चन के अंदर उसने क्या पूछा है कि अगर इसमें जो इलोंगेशन है जिसे एस से रिप्रेजेंट किया गया वो 0.8 इंचेस हो, यानी ये एस जो है 0.8 इंचेस हो, तो हम कितनी फोर्स लगाएं कि इतनी तब्दीली आ जाए। तो आई होप समझ में आ चुका होगा। इस सारे को मिटा देता हूँ। और ओवरऑल दो चीज़ें मालूम करनी है कि एस मालूम करें जब इतनी फोर्स लगे, और इतना इलोंगेशन हो तो कितनी फोर्स लगेगी ये मालूम करना है। और ये सारी डेटा है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे पिछले क्वेश्चंस की तरह। तो चलिए बाकी चीज़ें जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो रिलेशन दिया गया वो लिख लेंगे। तो इधर लिखेंगे हम वी हैव, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलोंगेशन के, जो कि एस से रिप्रेजेंट है। तो ये हो गया। इसको इक्वेशन में तब्दील करें तो एफ इज़ इक्वल टू के एस आ जाएगा। और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब क्योंकि हमें आगे एस और एफ मालूम करना है तो बदले में के की वैल्यू मालूम होगी, तो ये हम कर सकेंगे। तो के की वैल्यू मालूम करने के लिए इस एफ और इस एस की वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास आ जाएगी। तो स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, पुट एफ इज इक्वल टू 32 और एस इज इक्वल टू 1.6। तो इक्वेशन 1 क्या है, एफ इज इक्वल टू के एस। और अब जो है के की वैल्यू मालूम करनी है तो एफ रखा है हमने 32 के, तो 32 आ गया। और इधर के लिखना होगा हमें, तो के आ गया। एस जो है वो 1.6 के, तो 1.6 आ गया। यहाँ पे ब्रैकेट डाल देंगे। उसके बाद जो है 32 डिवाइड बाय हो जाएगा 1.6, और इधर आ जाएगा के हमारे पास, और 32 को 1.6 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर पे 32 डिवाइड बाय 1.6 और ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो 20 यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये k इज़ इक्वल टू 20 आ गया। और k की वैल्यू आने के बाद अब k की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो इक्वेशन 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे दोबारा से स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, और लिखने के बाद इक्वेशन 1 आप लोगों को नज़र आ रही है, वो है f इज़ इक्वल टू के एस। और इसके अंदर k की वैल्यू पुट करें तो f इज़ इक्वल टू 20 एस जो है हमारे पास आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 है जिसकी मदद से हम क्वेश्चन में रिक्वायर्ड चीज़ें मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब हमें यानी कि इक्वेशन मिल गई। अब सबसे पहले फाइंड एस मालूम कर लेते हैं। तो इधर लिखेंगे टू फाइंड एस, ताकि पता चल जाए कि हम क्या मालूम करने जा रहे हैं टू फाइंड एस। ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं 1 पार्ट कि हम ये मालूम करने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे हाईलाइट भी कर देते हैं। और अब s मालूम करने के लिए हमें जो चीज़ दी गई है f जो है वो 50 LBS दिया गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टेटमेंट। तो ये लिख दी स्टेटमेंट, पुट f इज़ इक्वल टू 50 LBS इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, f इज़ इक्वल टू 20s। तो हमें यानी कि f ही मालूम करना है, तो सॉरी f नहीं, हमें s मालूम करना है, सॉरी यहाँ पे। तो f की जगह हम लिख देंगे 50 और इधर आ जाएगा 20। s रिक्वायर्ड है तो s की वैल्यू है भी नहीं, तो वैसे का वैसा। और ये आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 20 इज़ इक्वल टू s। और अब ये किस पे डिवाइड होगा, ये जाता है 10 टू द 20 और 10 5 ज़ा 50। और फिर 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर लेकर आते हैं। ये आ गया कैलकुलेटर, और 5 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास आ गया 2.5। तो फाइनली जो s जो है वो हमारे पास आया 2.5। ठीक है, तो s के साथ यूनिट जो है वो इंचेस, यानी कि s को इंचेस में रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पे s के साथ इंच लिख देते हैं। तो ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई जो कि एक उसने पूछी थी, और सेकंड में उसने पूछा है f
एफ मालूम करना है तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्ट सेकंड और यहाँ पे लिख देंगे टू फाइंड एफ। ठीक है, तो टू फाइंड एफ जो है वो मालूम करने के लिए जो वैल्यू दी गई है एस की 0.8 इंचेस दी गई है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट लिख ली, पुट एस इज इक्वल टू 0.8 इन इक्वेशन टू क्या है, एफ इज इक्वल टू 20s। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 20s और साथ में हमें एफ ही मालूम करना है तो अननोन एफ हो जाएगा 20। एस जो है 0.8 है तो 20 को 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। 20 मल्टीप्लाई 0.8 और ये इक्वल करें तो 16 आ जाता है। तो फोर्स कितनी लगेगी, F इज़ इक्वल टू 16। यहाँ पे एल बी जो है ये यूनिट दिया गया है तो ये हमारे पास सेकंड का आंसर आ गया। तो पता क्या चला, पता ये चला कि 16 LBS फोर्स लगेगी तो इतना स्प्रिंग जो है उसके अंदर बिगाड़ पैदा होगा, डिफॉर्मेशन पैदा होगी, या फिर यहाँ पे जो वर्ड इलोंगेशन जो है वो पैदा होगी। और बाकी सेकंड चीज़ हमने ये फाइंड आउट की कि 20 LBS फोर्स लगेगी, सॉरी 20 LBS यहाँ पे ये रहा 12 यानी कि 50 LBS फोर्स लगेगी तो 2.5 इंचेस का इलोंगेशन पैदा होगा। तो यही दो चीज़ पूछी गई थी, आई होप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है जिसमें क्या बात की जा रही है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स। कि एक गिवन सोर्स है जिससे लाइट निकल रही है और उस इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात की जा रही है जो कि वेरीज इन्वर्सली यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एज द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम इट, यानी कि डिस्टेंस के स्केयर के। तो बेसिकली आप पहली लाइन को अगर डिवाइड करें तो 3 हिस्से में डिवाइड होती है। पहला हिस्सा तो ये वाला और दूसरा हिस्सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और तीसरा हिस्सा ये वाला। तो कहना क्या चाहता है, कहना वो ये चाहता है कि एक गिवन सोर्स यानी कि एक ऐसा सोर्स है, एक दिया गया सोर्स है, जैसे कि टॉर्च हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि जिससे लाइट निकल रही है और उस लाइट की इंटेंसिटी जिसे आई से रिप्रेजेंट किया गया। इंटेंसिटी किसे कहा जाता है, रोशनी की, लाइट की शिद्दत को कहा जाता है। जैसे लाइट की ब्राइटनेस बढ़ जाती है तो वो इंटेंसिटी कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि एक लाइट निकलने का सोर्स है और उस सोर्स की इंटेंसिटी है और उस का जो रिश्ता है दूसरी चीज़ के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है और दूसरी चीज़ क्या है, वो डिस्टेंस का स्केयर है, जैसे कि स्केयर ऑफ अ डिस्टेंस की बात की जा रही है। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सर ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का फासला है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसे एक सोर्स है हमारे पास जिससे लाइट निकल रही है तो इस सोर्स से लेकर दूसरे एंड पे एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, ऑब्जर्वर मतलब क्या, जो इस सारे प्रोसेस को देख रहा है। जैसे एक साइड पे यानी कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, और दूसरी साइड पे ये टॉर्च लगा लेते हैं मिसाल के तौर पे जिससे लाइट निकल रही है। ठीक है, तो इधर लाइट की इंटेंसिटी है और इधर इंसान खड़ा है, तो इस लाइट से लेकर इस ऑब्जर्वर तक का जो फासला है उस डिस्टेंस की बात की जा रही है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, जिसको डिस्टेंस स्क्वायर का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ भी मुझे लगा आप लोगों को बता देनी चाहिए, तो ये मैंने बता दी। तो एक पहली लाइन में हमें क्या डिटेल मिली कि रिलेशन का पता चल गया। अब क्वेश्चन के आगे अगर बढ़ें तो आगे क्या बताया गया, आगे ये बताया गया कि इफ़ अगर द इंटेंसिटी इज़ 20 कैंडल पावर, अगर इंटेंसिटी 20 कैंडल पावर हो, जैसे ये 20 कैंडल पावर किसे, लाइट की इंटेंसिटी का यूनिट होता है। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर होता है, ठीक इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट जो होता है कैंडल पावर होता है। तो आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर यानी कि 20 कैंडल पावर लाइट की इंटेंसिटी है और डिस्टेंस जो है वो कितना हो, 12 फीट का हो, यानी कि एक तरफ सोर्स की बात की जा रही थी, एक तरफ ऑब्जर्वर की बात की जा रही थी। तो ये सोर्स हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना हो, 12 फीट हो। तो ये कंडीशन उसने दी है कि लाइट की इंटेंसिटी 20 cp हो यानी कैंडल पावर हो और डिस्टेंस 12 फीट हो,
तो आपने मालूम करके दिखाना है, इसको मिटा देते हैं। क्या मालूम करके दिखाना है? फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 8 फीट फ्रॉम द सोर्स। यानी कि अब आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो मालूम करके दिखानी है, और जो डिस्टेंस होगा वो होगा 8 फीट के फासले पर। जैसे 12 फीट के फासले पर 20 सीपी इंटेंसिटी है, अब वो कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर का जो फासला है अब 12 फीट नहीं है, बल्कि वो कितना है? 8 फीट है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, ज़्यादा खिचड़ी हो गई। कि ऑब्जर्वर का फासला 8 फीट है, तो ऐसे में अगर 12 फीट डिस्टेंस होगा तो 20 सीपी इंटेंसिटी है, तो 8 फीट अगर डिस्टेंस होगा तो अब इंटेंसिटी जो है वो कितनी होगी, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। फाइनली क्वेश्चन को अगर सबमिट करूं तो क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में रिलेशन बताया गया है, इंटेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है डिस्टेंस स्क्वायर के साथ। सेकंड हिस्से में उसने कंडीशन दी है कि अगर इंटेंसिटी रख दी जाए यानी कि ऑब्जर्वर और सोर्स ऑफ लाइट के दरमियान 20 सीपी और इनके डिस्टेंस सेट कर दिया जाए 12 फीट, तो इस वाली कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए आप इंटेंसिटी बता दीजिए अगर डिस्टेंस 12 के बजाय 8 फीट रख दिया जाए तो। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बाकी सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको करते हैं रिमूव और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर जो रिलेशन हमारे पास है वो लिख लेंगे। तो वी हैव, हमारे पास क्या है? हमारे पास है यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि आई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्केयर के। ठीक है, तो इसको इक्वेशन में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आई इज़ इक्वल टू के, ये स्मॉल के होता है हर क्वेश्चन में। ठीक है, ये यानी जल्दी में मैं ऐसे लिख जाता हूँ, लेकिन ये होता आपने कांस्टेंट है तो स्मॉल के ही जहन में रखना है, और नीचे आ जाएगा डी स्केयर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? के की वैल्यू मालूम करेंगे, क्योंकि जब हम इन दोनों को फाइंड आउट करेंगे तो हमें के की वैल्यू चाहिए होगी हर क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर इंटेंसिटी यानी कि इस वाली डिटेल को इस्तेमाल कर लिया के की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो इक्वेशन 1 के अंदर अगर पुट करूँगा आई इज़ इक्वल टू के डिवाइड बाय डी स्केयर था, तो इसके अंदर पुट करें आई की जगह आ जाएगा 20 और के 12 का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि डी का स्केयर है। ठीक है, और इसके बाद आगे अगर चलेंगे तो ये हो जाएगा 20 और मल्टीप्लाई 12 का स्केयर कितना होता है? 144। तो इधर आ गया 144 और इधर आ गया के। 144 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया कैलकुलेटर, और 144 मल्टीप्लाई बाय 20 तो ये हो जाएगा 2880। तो के की वैल्यू फाइनली हमारे पास आ चुकी है 2880। तो ये फाइनली के की वैल्यू आ गई। अब इस के की वैल्यू को जो है इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, के की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या है? वो है आई इज़ इक्वल टू के डी स्केयर। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब आई इज़ इक्वल टू 2880 डिवाइड बाय डी स्केयर, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब इक्वेशन 2 हासिल करने के बाद हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इंटेंसिटी, और डिस्टेंस 8 दिया गया है। तो स्टेटमेंट लिख देते हैं कि क्या मालूम करने जा रहे हैं? इंटेंसिटी। तो ये लिख दी स्टेटमेंट टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो मालूम करने के लिए हमें वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी डी की, जो के ऊपर कितनी दी गई है? 8 दी गई है। तो यहाँ पे अगेन से लिख देते हैं। तो ये लिख दिया पुट डी इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है? आई इज इक्वल टू 2880 डिवाइड बाय, एक बार इक्वेशन 2 पूरी लिख लेते हैं, इसके बाद वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो आई इज़ इक्वल टू 2880 डिवाइड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 8 होल का स्केयर। उसके बाद आगे अगर चलें तो आई इज़ इक्वल टू 2880 डिवाइड बाय 64। तो इसको डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर पर। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर, और ये डिवाइड बाय 64 कर दिया तो हमारे पास 45 आ गया। तो आय जो है बेसिकली वो कितना आया? 45।
और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट जो था वो क्या था, वो था कैंडल पावर। तो यहाँ पे आप यूनिट लिख देंगे CANDLEPOWER, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी इंटेंसिटी मालूम हो चुकी। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको भी पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है द प्रेशर P इन अ बॉडी ऑफ फ्लूइड, यानी कि एक बॉडी के अंदर फ्लूइड है और उसका प्रेशर जो है वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एज द डेप्थ, जिसे डी से रिप्रेजेंट किया गया, गहराई के। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, एक फिगर बना लेता हूँ। जैसे कि बॉडी के अंदर फ्लूइड है, तो बॉडी यानी टैंक की बात, टैंक ही बना लेते हैं बॉडी, क्योंकि नीचे टैंक की बात की गई है। तो टैंक मुझे बनाना तो नहीं आता और आप लोगों ने ये पिक्चर बनानी भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझा सकूँ। लेट्स सपोज ये एक बॉडी है या टैंक है और टैंक का ये नीचे वाला हिस्सा है बॉटम, ठीक है, पेंदा जिसे कहा जाता है, और इसके अंदर फ्लूइड मैंने फिल कर लिया, ठीक है। फ्लूइड का मतलब हो सकता है काफ़ी बच्चों को ना पता हो। फ्लूइड का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कि बह सकती है, उसको फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे ये एक बॉडी थी, बॉडी बना ली, बॉडी के अंदर फ्लूइड है। जब इसके अंदर फ्लूइड है तो इसमें प्रेशर जो है वो लग रहा होगा फ्लूइड का नीचे की तरफ, तो इसे P से रिप्रेजेंट कर दिया। और इस पहली लाइन में ये बताया जा रहा है कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसका प्रेशर जो है वेरीज डायरेक्टली है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गहराई के, ठीक है। यानी गहराई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये उसने एक रिलेशन, जैसे कि हर क्वेश्चन में बताया जाता है, एक रिलेशन बता दिया। अगली लाइन को पढ़ते हैं। तो सेकंड लाइन को अगर पढ़ें तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ़ द प्रेशर एक्सर्ट ऑन बॉटम ऑफ अ टैंक, अगर टैंक के बॉटम पर प्रेशर एक्सर्ट करे, मतलब एक्सर्ट का मतलब लगे किसकी तरफ से, बाय अ कॉलम ऑफ फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड के कॉलम की तरफ से, और उस कॉलम की जो फ्लूइड का कॉलम है उसकी यानी कि वो कितना हाई है, यानी कि यहाँ से अगर लेट्स सपोज ये हमारे पास टैंक है और इसके अंदर ये जो फ्लूइड है इसी को फ्लूइड कंसीडर कर लेते हैं, तो इस फ्लूइड का नीचे की तरफ जो है वो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है बॉटम पर इस टैंक के, ठीक है। और इस फ्लूइड की जो इधर हाइट दी गई है उसको हम कैसे समझेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हाइट दी गई है वो 2.25, सॉरी ये तो प्रेशर है, सॉरी 5 फीट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 5 फीट। तो बेसिकली उसने यानी कि इतनी हाइट फ्लूइड की बताई है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हम इसे यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में डेप्थ भी कह सकते हैं कि फ्लूइड की डेप्थ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है। तो हम इस हाइट को डेप्थ के नाम से क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिलेशन जो है वो प्रेशर और डेप्थ के दरमियान दिया गया है। तो अभी तक जो हमने लाइन पढ़ी उस लाइन का मतलब क्या हुआ, उस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो टैंक है उस टैंक में जो फ्लूइड का कॉलम है उस फ्लूइड के कॉलम की जो डेप्थ है वो कितनी है, यहाँ पे डेप्थ लिख लेते हैं 5 फीट, ठीक है। और वो 5 फीट का कॉलम फ्लूइड का टैंक के बॉटम पर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे P लिख देता हूँ 2.25 LB पर स्क्वायर इंचेस, ठीक है, इतना प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा है। तो आई होप कि सेकेंड लाइन भी समझ में आ गई होगी। अब इस वाली डिटेल को इस्तेमाल करते हुए हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है कि हाउ डीप मस्ट द फ्लूइड टू बी एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 9 LB पर स्क्वायर इंचेस, ठीक है। तो अब वही कह रहे हैं कि फ्लूइड की गहराई हम कितनी रखें कि प्रेशर जो है वो लगे 9 LB पर स्क्वायर इंचेस, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ओवरऑल दोबारा से कोशिश करूं आप लोगों को बताने की कि 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में रिलेशन दिया गया है प्रेशर और डेप्थ ऑफ फ्लूइड का जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड में उसने कंडीशन हमें दी है कि फ्लूइड के कॉलम की डेप्थ अगर यानी कि डेप्थ अगर 5 फीट हो तो 5 फीट का फ्लूइड का कॉलम जो है जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है वो 2.25 है। और अब आप हमें ये बताइए कि अगर हमें प्रेशर जो है वो 9 LBS पर स्क्वायर इंचेस का एक्सर्ट करवाना हो, लगाना हो, तो अब फ्लूइड की गहराई कितनी रखी जाएगी, ये वो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। तो
समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वरना इसको समझे बिना भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 3 हिस्सों में ही सारे बटे हुए हैं अभी तक जितने किए हैं, कि पहले ऐसा रिलेशन, सेकंड में कंडीशन मालूम करो, तो दो चीज़ें ही हमेशा दी जाती हैं जिनकी बात की जा रही होती है, और उन्हीं दो को इस्तेमाल करके हम के की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 2 हासिल कर लेंगे, और उस इक्वेशन की अंदर जो है ये थर्ड स्टेप वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन को अब सॉल्व करूंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए इधर सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद इधर जो रिलेशन दिया गया है वो लिख लेंगे। तो वी हैव, हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, P इज़ यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या वेरीज डायरेक्टली टू डेप्थ के। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो के स्मॉल के डी आ जाएगा मल्टीप्लाई, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब इस इक्वेशन से हम के की वैल्यू मालूम करेंगे। तो के की वैल्यू मालूम करने के लिए जो गिवन डेटा है ये और ये हम पुट कर देंगे इसके अंदर, तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया कि पुट डी और पी की वैल्यू यानी कि इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 थी पी इज़ इक्वल टू के डी। तो पी हमारे पास है 2.25 और इधर के अननोन है, डी जो है हमारे पास 5 है, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2.25 डिवाइड बाय 5, और इधर आ जाएगा हमारे पास के, और बदले में के जो है बराबर आ जाएगा कितना हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर, 2.25 डिवाइड 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.45। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.45। तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई, और अब इस के की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके इक्वेशन 2 हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, पुट के इज इक्वल टू 0.45 इन इक्वेशन 2। तो सॉरी, इन इक्वेशन 1 लिखना था यहाँ पर, ये 1 हो गया हमारे पास। ठीक है, ब्लैक से लिख देता हूँ अब। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, वो है P इज़ इक्वल टू के डी, और इसके अंदर हम पुट करेंगे के की वैल्यू। तो P इज़ इक्वल टू 0.45 और यहाँ पे आ जाएगा डी, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो चीज़ पूछी गई है, क्या पूछी गई है, मस्ट डीप, यानी कि डेप्थ जो है हमसे पूछी गई है। तो अब हम डेप्थ यानी कि ये जो प्रेशर है, और इस प्रेशर को जब इक्वेशन 2 में पुट करूंगा तो डेप्थ आ जाएगी। तो स्टेटमेंट लिख देता हूं यहाँ पर। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, पुट P इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 P इज इक्वल टू 0.45 डी है, इसके अंदर P 9 के इक्वल पुट कर देंगे, और 0.45 पहले से मौजूद है तो ये डी। तो डी को हमने फाइंड आउट करना है, तो 9 डिवाइड बाय 0.45 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा डी। तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर, 9 डिवाइड बाय 0.45 और इक्वल दबाएंगे तो 20। तो डी हमारे पास जो डेप्थ आ जाएगी, यानी डी इज़ इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये हमारे पास 20 का यूनिट क्या है, फीट में दिया गया है। तो यहाँ पे आप फुट का यूनिट डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से डेप्थ हमने मालूम कर ली। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको भी एक बार पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि लेबर कॉस्ट, यानी कि मज़दूरों पर जितना रकम खर्च हुई या उनकी जितनी कॉस्ट है जिसे सी से रिप्रेजेंट किया गया है, उसका वेरीज ज्वाइंटली, यानी ज्वाइंटली वेरीज करती है किसके साथ, नंबर ऑफ वर्कर्स की, या फिर वो जो मज़दूर हैं उन मज़दूरों की तादाद के साथ जिसे एन से रिप्रेजेंट किया गया, एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज़, और एवरेज नंबर ऑफ डेज़ के साथ। यानी कि रिलेशन बना के दिखाऊं तो आप एक हमें से बात की जा रही है लेबर कॉस्ट। ठीक है, ये लेबर कॉस्ट जिसे सी से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्योंकि जॉइंट वेरिएशन है तो दो क्वांटिटीज़ इधर हैं। एक तो क्या है कि नंबर्स, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसको अगर मैं शुरू में समझाने के लिए फ़ौरन पूरा ही लिख देता हूँ, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, जिसे किससे रिप्रेजेंट किया गया है, जिसे रिप्रेजेंट किया गया है एन से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एन, और साथ में जो दूसरी क्वांटिटी है वो एवरेज
डेज हैं, ठीक है, ये एवरेज डेज हो गया जिसे डी से रिप्रेजेंट किया गया। तो बेसिकली रिलेशन क्या बना आप लोगों के सामने, सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्कर्स की तादाद जो कि एन से रिप्रेजेंट है, और उसके बाद एवरेज डेज, एवरेज नंबर ऑफ डेज जो कि डी से रिप्रेजेंट है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। ये समझने के बाद आगे चलें तो क्या बोला जा रहा है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स को किससे रिप्रेजेंट किया गया, एन से। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर 800 वर्कर्स हों, ठीक है, और 13 दिन, अगर वो 13 दिन काम करें तो डी क्या हो गया 13, तो उन पे इतनी कॉस्ट आती है 2,86,000। तो कॉस्ट को सी से रिप्रेजेंट किया गया 2,86,000, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हो गई। अब इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या मालूम करना है, फाइंड द लेबर कॉस्ट। आपने अब लेबर कॉस्ट मालूम करनी है, और किसकी, अगर 600 बंदे, ठीक है, जैसे यहाँ पे 600 लिख देते हैं, वो 18 दिन काम करें तो। आई होप अब समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और डी के। दूसरा स्टेप क्या है, ये कंडीशन हमें दे दी कि अगर 800 बंदे 13 दिन काम करें तो उन पे खर्च आता है 2,86,000। तो अब आप बताइए कि अगर 600 यानी कि वर्कर्स 18 डेज काम करें तो उन पे कितना खर्चा आएगा। तो ये रिलेशनशिप इक्वेशन बनाएंगे, उसी जो फिर इक्वेशन में यानी ये इस्तेमाल करके के की वैल्यू मालूम करेंगे, और के की वैल्यू को से इक्वेशन 2 बनाएंगे, और इक्वेशन 2 के अंदर ये वैल्यूज पुट करके हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसे सॉल्व करूंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास जो रिलेशन है उसको लिख लेंगे वी हैव। हमारे पास क्या रिलेशन है, वो है सी इज़ जॉइंट, यानी कि वेरीज जॉइंटली है किसके साथ, एन के साथ और डी के साथ। तो अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो C इज़ इक्वल टू स्मॉल के एन डी, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। डी को थोड़ा सा बेहतर लिखूं तो ये ऐसे हो गया। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस डेटे को इस्तेमाल करेंगे ये तीन चीज़ें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी कि एन डी और सी की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट की जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C इज़ इक्वल टू के एन डी। एक बार इक्वेशन लिख ली, वैल्यूज़ पुट करें तो ये हो जाएगा C बराबर है 2,86,000 के, और के वैसे का वैसा, N जो है वो 800 के इक्वल है, और D जो है वो 13 है। तो ये ऐसे हो गया। अब हमें कैलकुलेटर चाहिए होगा, 800 को मल्टीप्लाई करें 13 के साथ, तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर। 800 मल्टीप्लाई 13, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,400 यानी 10,400। तो यहाँ पे लिख लूँगा 10,000 और 400 और साथ में के, और इधर 2,86,000 वैसे का वैसा। अब ये इधर आ जाएगा तो इसके नीचे लिख सकते हैं, तो इधर आ जाएगा 2,86,000 डिवाइड बाय 10,400 इज़ इक्वल टू के आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, जब कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर 2,86,000 डिवाइड बाय 104 और फिर 00, और ये किया तो 27.5। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके इधर डाल देते हैं के इज़ इक्वल टू 27, के थोड़ा सही नहीं लिखा गया, के इज़ इक्वल टू 27.5। तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब के की वैल्यू आने के बाद इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी। स्टेटमेंट में अब फर्स्ट क्या है, सी इज़ इक्वल टू के एन डी। तो ये हो जाएगा C इज़ इक्वल टू 27.5, और यहाँ पे आ जाएगा एन डी, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम।
अब सेकंड इक्वेशन आ गए। अब जो है हमें जो रिक्वायर्ड चीज़ चाहिए वो मालूम कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी नीचे कि नाउ पुट n इज इक्वल टू 600, t इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 2 के। इक्वेशन 2 के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे टू फाइंड c को मालूम करने के लिए। ये चीज़ें यहाँ से मैंने हासिल की हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आसान हो गया हमारे लिए। इक्वेशन 2 क्या है? c इज़ इक्वल टू 27.5 ND। तो हमारे पास c ही हमने मालूम करना है, तो ये वैसे का वैसा 27.5 n जो है वो 600 के इक्वल है, तो मल्टीप्लाई 600, d जो है वो 18 के इक्वल है, तो मल्टीप्लाई बाय 18। तो इन तीनों को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर। 27.5 पहले से लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 600 और इज इक्वल टू आगे इसके, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 18 के, तो ये मल्टीप्लाई 297,000, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 297 और 30, ठीक है। तो कॉस्ट थी तो ये रुपीज़ में आएगा, तो इसको थोड़ा सा उधर करके लिखते हैं 297, यानी कि ये आ जाएगा RS 29730 और दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस तरह से कॉस्ट हमने मालूम कर ली। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि द सपोर्टिंग लोड ऑफ अ पिलर, के एक पिलर है जो कि एक लोड को सपोर्ट कर रहा है। लेट्स सपोज ये एक पिलर है, ठीक है। जैसे मस्जिदों के अंदर आप लोगों ने देखा होगा गोल कलर कह रहा है, यानी कि गोल शक्ल के पिलर्स होते हैं छत को सहारा देने वाले, ठीक है। तो आप इमेजिन कर लो वैसे ही एक पिलर है, ठीक है। और इस पिलर ने लोड, जैसे छत का लोड पिलर उठाता है, ठीक इसी तरह जिस पिलर की इस क्वेश्चन में बात की जा रही है, उस पिलर ने जिस लोड, यानी कि लोड को सपोर्ट दे रखी है, यहाँ तक बस ये बात की गई है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्वांटिटी कौन सी है? सपोर्टिंग लोड, यानी कि लोड जिसको C से रिप्रेजेंट किया गया है वो वेरीज है, ओके। यानी कि रिलेशन बना के रखे हुए किसके साथ? 4th पावर ऑफ इट्स डायामीटर, ठीक है। यानी कि ये लोड LOAD लोड जिसको हम C से रिप्रेजेंट कर दें, और इसका रिलेशन जो है वो किसके साथ है? इस पिलर के डायामीटर। डायामीटर का आप लोगों को आई थिंक पता होगा कि जैसे एक सर्कल होता है, उस सर्कल के एक एज से लेके दूसरे एज तक एक लाइन जो कि सेंटर पॉइंट को छू कर जाए उसे डायामीटर बोलते हैं। तो जो भी पिलर होगा वो सर्कुलर शेप में है तो उसका डायामीटर भी होगा। तो क्वेश्चन में जो रिलेशनशिप बना रहा है वो क्या कि लोड का रिलेशन है डायामीटर की पावर 4 के साथ, ठीक है। तो जैसे 4th पावर है तो इट्स मीन कि D की पावर 4। आई थिंक नज़र नहीं आ रहा, अब नज़र आ रहा होगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। एंड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जो भी चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो नीचे आती है। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? लेंथ के, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लंबाई है, लेंथ है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लेंथ के, सॉरी स्क्वायर की बात की जा रही है, जैसे ये स्क्वायर ऑफ लेंथ, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इसको मिटा लेते हैं यहाँ से, जैसे ये सारा ही मिटा देते हैं क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गए। तो ये बोला जा रहा है सपोर्टिंग लोड है जिसको C से रिप्रेजेंट किया गया है, और पिलर का जो कि वेरीज है किसके? D की पावर 4 के, तो ये D की पावर 4 आ गई। और क्योंकि जॉइंट वेरिएशन की बात है, क्योंकि इसीलिए एंड आगे लगा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? स्क्वायर ऑफ लेंथ के, तो ये स्क्वायर ऑफ लेंथ हो गया। तो ये जो है हमारा लोड है जो कि पिलर ने फेस कर रहा है, और इसके अलावा ये जो है पिलर की लेंथ हो गई, और डायमीटर यानी कि सर्कल का सेंटर को छू के जाने वाली लाइन वो डायमीटर होती है, ठीक है। तो ये रिव्यू भी थोड़ा शायद आगे भी अभी तो काम है, मिटा रहा हूँ मैं इसको। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे लाइन को पढ़ते हैं, तो रिलेशन तो हमें मिल गया। अगली लाइन को पढ़ें तो अ पिलर ऑफ डायमीटर 6 इंचेस, ठीक है। अब जिस पिलर की बात की, यानी एक पिलर है जिसका डायमीटर 6 इंचेस है,
एंड हाइट ऑफ 30 फीट, और उसकी हाइट जो है वो 30 फीट है, और विल सपोर्ट आ लोड 63 टन्स, और उसने जो लोड को सपोर्ट दे रखी है वो 63 टन्स है। तो पहला स्टेप पूरा। सेकंड स्टेप में तो बारी बारी देख लेते हैं। डायमीटर जैसे तो ये डायमीटर है, ये कितना दिया गया है, वो दिया गया है d इज़ इक्वल टू 6 इंचज़, ठीक है। और साथ में हाइट दी गई है, तो यानी कि पिलर की हाइट का मतलब क्या होगा, पिलर की लेंथ ही तो हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली हाइट ही तो है, और हाइट को लेंथ में ही मेजर किया जाता है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो दूसरी चीज़ हमें लेंथ में मिल गई तीनों क्वांटिटीज़ में, जो कि कितनी है 30 फीट, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 फीट। उसके बाद जितना लोड इस यानी कि जिस पिलर की बात अब की जा रही है उसने कितना लोड बर्दाश्त किया हुआ है वो 63 टन है। तो लोड को सी से रिप्रेजेंट किया गया क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे 63 टन आ गया। तो ये वो यानी कि क्वेश्चन के अंदर कंडीशन हमें मिल गई। इस कंडीशन को सामने रखते हुए हमने क्या मालूम करना है, अब वो चीज़ पढ़ लेते हैं कि हाउ हाई 4 इंचेस, यानी कि हाउ हाई यानी कि कितना ऊंचा होगा, ठीक है। 4 इंचेस पिलर, तो कितना ऊंचा होगा, तो तीसरे में हमें वो बोल रहे हैं कि यानी हाइट को हम लेंथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कितना ऊंचा होगा पिलर, ठीक है। और उसका डायमीटर यानी कि इंचेस में आप ऐसे भी देख सकते हो, इंचेस में डायमीटर दिया गया है, तो सेकंड चीज़ हमें जो मिली है वो 4 इंचेस डायमीटर हो गया। तो कि वो सपोर्ट करे कितने लोड को, 28 टन्स को। तो यहाँ पे लोड को सी से, तो 28 टन्स हो गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया। सिंपल बताऊं तो पहला स्टेप रिलेशन, और दूसरे बाद बोलता है कि एक पिलर है सर्कुलर टाइप जिसका डायमीटर 6 इंचेस है, और उसकी हाइट यानी कि लेंथ जो है वो 30 फीट है, तो वो 63 टन वज़न जो है वो वेट जो है वो उसको बर्दाश्त कर सकता है। तो ठीक इस चीज़ को सामने रखते हुए अब आप ये बताइए कि एक पिलर जिसका डायमीटर 4 इंचज़ हो और उसने लोड बर्दाश्त कर रखा हो 28 टन्स का, तो कितनी उसकी लेंथ हमें रखनी पड़ेगी पिलर बनाते वक्त, ये क्वेश्चन है। तो चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो रिलेशन दिया गया वो लिख लेंगे। तो वी हैव, हमारे पास जो रिलेशन है वो कौन सा है, वो है सी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 4, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के स्क्वायर के। इसको इक्वलिटी यानी इक्वेशन में बनाऊँ तो ये हो जाएगा स्मॉल के डी की पावर 4 डिवाइड बाय एल स्क्वायर। इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये स्टेटमेंट लिख दी के पुट कर रहे हैं डी 6 इंचज़ एल 30, और उसके बाद लोड जो 63 है। इक्वेशन 1 क्या है, सी इज़ इक्वल टू स्मॉल के डी की पावर 4 डिवाइड बाय एल स्क्वायर। तो वैल्यूज़ पुट करें तो ये हो जाएगी 63 इज़ इक्वल टू के वैसे का वैसा, डी कितना है 6, तो 6 की पावर आ गई 4 डिवाइड बाय एल जो है वो 30 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद अब इसको इधर उधर करेंगे, बल्कि ऐसा करते हैं इसके स्क्वायर खोल लेते हैं। सॉरी 63 इज़ इक्वल टू के, 6 को 4 टाइम्स करें तो कितना आ जाएगा 1296, ये हमारे पास आ जाएगा। और 30 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये आ गया कैलकुलेटर आप लोगों के सामने ही कर लेता हूँ। 30 मल्टीप्लाई बाय और ये 30, तो ये हो गया 900, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 900। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो 63 मल्टीप्लाई बाय 900 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 1296, और इधर आ जाएगा स्मॉल के। तो चलिए अब हमें क्या करना होगा, 900 को 63 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 900 मल्टीप्लाई 63, तो ये आ जाएगा 56700। तो 56700 डिवाइड बाय 1296, और इधर आ जाएगा स्मॉल के। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 1296 पे, तो डिवाइड 1296, तो ये हमारे पास 43.75 आ गया। तो के की वैल्यू आ गई 43.75, ठीक है।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद के की वैल्यू इक्वेशन यानी कि 1 में पुट कर देंगे तो इक्वेशन 2 आ जाएगी। स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ऊपर देखें तो C इज़ इक्वल टू के डी स्केयर, नहीं सॉरी के डी रेज टू 4 और डिवाइड बाय एल स्केयर। तो यहाँ पे आ जाएगा एल स्केयर। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, C इज़ इक्वल टू 43.75 डी रेज टू 4 डिवाइड बाय एल स्केयर। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। इसकी मदद से हम जो चीज़ चाहिए वो मालूम कर सकते हैं। तो हमें क्या मालूम करना है, यानी कि हाउ हाई, यानी कि उसकी लेंथ कितनी है, तो वो चीज़ मालूम करनी है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे दोबारा से। तो ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी कि बाय पुटिंग d इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 2 टू फाइंड l। ठीक है, तो ऊपर आप देखेंगे तो यही चीज़ है, यानी कि हाउ हाई, उसकी हाइट मालूम करनी है पिलर की, जो कि लेंथ से रिप्रेजेंट है क्वेश्चन के अंदर, और इंचेस में डायमीटर गया है तो यानी कि डायमीटर की वैल्यू दी गई है, और c यानी कि लोड जो जितना उसने बर्दाश्त किया वो हमें बताया गया। तो चलिए इक्वेशन 2 के अंदर ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो इधर से ही कर लेते हैं। c इज़ इक्वल टू 43.75 d की पावर 4 और डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा l स्केयर। तो चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। c की वैल्यू दी गई है जो कि कितनी है 28 इज़ इक्वल टू 43 है तो 43.75 और मल्टीप्लाई डी की वैल्यू दी गई है 4 की पावर 4 और डिवाइड बाय एल स्केयर अननोन है, तो एल स्केयर वैसे का वैसे रहने देते हैं। तो अब इसका क्या करें, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी इन दोनों को ऐसे ही कर लेते हैं। तो 4 की पावर 4 कितनी होगी, सबसे पहले तो ये मालूम कर लेते हैं। तो 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि साइंटिफिक नहीं है तो 4 दफ़ा ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा 256। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 256 और साथ में मल्टीप्लाई एक और कर लेते हैं, यानी ये तो इसका जवाब आ गया, ये भी इसमें अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई आ गया 43.75। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11200। तो यहाँ पे आ जाएगा 11200 एल स्केयर और इधर आ जाएगा 28। अब हम क्या करेंगे, एल स्केयर को उधर ले जाते हैं और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अगर करूँ तो इधर आ जाएगा हमारे पास एल स्केयर और इधर आ जाएगा 11200 डिवाइड बाय 28। ठीक है, अब इसको 28 पे डिवाइड कर दें अगर, तो कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 28, तो ये हमारे पास आ जाएगा 400। तो एल स्केयर जो है हमारे पास आया 400 और 400, अब इसका रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो 400 का रूट कितना होता है, अब साइंटिफिक तो लाना ही पड़ेगा कैलकुलेटर। तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आ गया। 400 का रूट लेना है तो रूट का सिंबल इधर ये रहा, इसको दबा देते हैं, दबाएं तो 20 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे L की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 20 और लेंथ किस में दी गई है, लेंथ हमारे पास ऊपर अगर देखें ये आप देख सकते हो हाइट 30 फीट, यानी कि फीट का यूनिट लेंथ के लिए इस्तेमाल किया गया, तो हम यहाँ पर भी फीट ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। और रूट वाला किस्सा कैसे किया, यानी कि इधर भी रूट ले लो और इधर भी रूट ले लो, तो ये L ये से कैंसिल, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर और ये से कैंसिल, तो L इज़ इक्वल टू 20। ठीक है, रफ अमल में बता दिया, लेकिन आप डायरेक्ट करके वक्त भी बचाइएगा और अपनी एनर्जी भी बचा लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट वेट, यानी कि एक एलिवेटर है। एलिवेटर किसे कहा जाता है पहले इसको समझना होगा। अमूमन एलिवेटर बोला जाता है कि जो मॉल्स में जाते हैं, जो सीढ़ियों ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक जा रही होती हैं, उन्हें एलिवेटर कहा जाता है। लेकिन एलिवेटर का मतलब ओवरऑल बताऊं तो एक ऐसी मशीनरी होती है जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ़ सामान वगैरह को
उठाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में या इस क्वेश्चन में जो बात की जा रही है एलिवेटर की, तो एलिवेटर का मतलब एक ऐसी मशीनरी है जिसकी मदद से ये जो वेट लिखा हुआ है इसको आप वज़न समझ लीजिए। वज़न जो है उसको उठाने का काम किया जा रहा है, ठीक है। लिफ्ट का मतलब क्या होता है? उठाना, ठीक है। तो पहले हिस्से में रिलेशन के क्या कहा गया है कि एक एलिवेटर है जो कि वेट को लिफ्ट करता है और लिफ्ट करने में यानी उठाने में जितना वक्त लगता है वो बताया गया, ठीक है। तो टाइम रिक्वायर्ड हमारे पास है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम टी, यानी कि एक हिस्सा तो ये हो गया और ये यानी कि वेरीज करता है, वेरीज जॉइंटली है किस किस के साथ के वेट के साथ। एक तो ये वेरीज जॉइंटली है वेट के साथ एंड द लिफ्टिंग डेप्थ, यानी लिफ्टिंग डेप्थ क्या है? जैसे इधर से अगर वे कोई सामान है या वेट है उसको एलिवेटर के ज़रिए इधर तक लेकर आया जा रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो सामान लाना है तो ये एक डेप्थ कहलाएगी, ठीक है, जिसको यानी सामान इधर से इधर तक पहुंचाने का जो डिस्टेंस है उसको डी से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो यानी कि जॉइंटली वेरीज करता है वेट के साथ एंड लिफ्टिंग डेप्थ डी के साथ, तो डब्ल्यू के साथ डी भी आ जाएगा। और साथ में क्या बोल रहा है कि यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में कोमा आना चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो कोमा क्यों नहीं है, क्योंकि कोमा ना अगर क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में रुको ना तो क्वेश्चन ही थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है पढ़ने से। बहरहाल यहाँ पे रुकना है आपने, रुकने के बाद फिर आगे क्या बोल रहा है कि यही टाइम टी जो है वो इन्वर्सली रिश्ता रखता है, रिलेशन रखता है, वेरीज है किसके? पावर ऑफ द मोटर, यानी एलिवेटर की जो मोटर की जो पावर है उसके साथ जो है इसका इन्वर्सली का ताल्लुक है या रिलेशन है। तो बेसिकली ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब काफ़ी क्वेश्चंस में इस तरह के कर चुके हैं तो रिलेशन बनाना आ भी गया होगा, इसलिए ज़्यादा डिटेल मैं समझाता भी नहीं हूँ। इस लास्ट क्वेश्चन में जल्दी से ख़त्म करते हैं, काफ़ी दिन हो गए वीडियो अपलोड नहीं हुई, एक प्रेशर सा बिल्ड हुआ हुआ है। तो आई होप रिलेशन बनाना आ गया। रिलेशन के बाद अब सेकंड स्टेप में वो हमें एक एग्जांपल देगा। एग्जांपल में क्या कि 25 सेकंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर आ 4 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर जो होती है मोटर का यानी कि पावर का यूनिट होता है। तो 4 हॉर्स पावर की मोटर है, वो 25 सेकंड के अंदर 500 एलबी जो है वो वज़न उठाती है और किस ऊंचाई तक उठाती है? 40 फीट तक। तो बेसिकली क्या क्या चीज़ आई हमारे पास? टाइम आया जो कि कितना है 25 सेकंड का, और साथ में हमारे पास पावर भी आई जो कि क्या है 4 हॉर्स पावर, और इसके बाद हमारे पास वेट भी आया जो कि 500 एलबीएस है, और कहाँ से कहाँ तक हाइट तक एलिवेटर ने वेट उठाया वो आ गया, यानी कि इसको फीट में। तो इसको डिस्टेंस से अगर इक्वेशन में देखें तो डी इसका सिंबल है, तो डी इज़ इक्वल टू 40 फीट आ गया। तो ये हमारे पास जो एग्जाम्पल के तौर पे रिलेशन दिया गया वो ये है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए आपने अब पावर फाइंड आउट करनी है, तो पावर पे डाल देते हैं क्वेश्चन मार्क, और साथ में जो चीज़ दी गई रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 800, यानी कि 800 के एलबीएस, यानी कि वेट जो है वो है 800, ठीक है। और कितनी हाइट तक लेके जाना है? 120। तो हाइट यहाँ पे डिस्टेंस से रिप्रेजेंट है, तो ये आ गया 120, और कितने टाइम में? 40, तो ये आ गया 40 सेकंड में। तो अब समझ में आया कि एक एलिवेटर जिसकी पावर 4 है और वो 4 हॉर्स पावर की मोटर जो है 25 सेकंड में 500 एलबी का वेट जो है वो 40 फीट की ऊंचाई तक लेकर जाती है। अब आप ये बताइए कि अगर 40 सेकंड के अंदर 800 एलबीएस वेट जो है 120 फीट की ऊंचाई तक लेके जानी हो तो कितनी पावर जो है वो मोटर इस्तेमाल करेगी, या कितनी पावर की मोटर चाहिए होगी? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। तो जल्दी से अब इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने सॉल्यूशन लिख लिया। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है वी हैव, हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है? वो टाइम का है कैपिटल टी, और वेरीज जॉइंटली किसके साथ? एक तो वेट के साथ और साथ में डी के साथ, और इसके नीचे आ जाएगा स्मॉल पी, ठीक है। तो इसको इक्वेशन में तब्दील करें तो टी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू डी और
नीचे आ जाएगा स्मॉल पी है, ये याद रखिएगा। लग रहा बड़ा है, आप गलती मत करिएगा, आपके तो नंबर कट जाएंगे, मैं समझा रहा हूँ, मतलब कोशिश है स्मॉल डालने की, फिर भी गलत फहमी ना हो जाए। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सॉरी के तो लिखा ही नहीं यहाँ पर। अब इसके बाद जो है स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी कि बाय पुटिंग टी पी डब्ल्यू डी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, टी इज़ इक्वल टू के डब्ल्यू डी डिवाइड बाय स्मॉल पी, और इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें तो टी है 25 और के वैसे का वैसा, और डब्ल्यू जो है वो 500 के है, और डी जो है वो 40 के है, और पी जो है वो 4 के है। तो ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अभी इधर उधर कर लें के की वैल्यू मालूम करने के लिए। तो 500 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर। 500 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये आ जाएगा 20,000। तो यहाँ पे लिख लेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 20,000 के। ठीक है, तो अब यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 20,000 आ जाएगा, और इधर के आ जाएगा। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ गया 100 डिवाइड बाय 20,000, तो ये आ जाएगा 0.005। तो के की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.005। तो के की वैल्यू मालूम करने के बाद इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी। स्टेटमेंट लिखने के बाद इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 है टी इज़ इक्वल टू स्मॉल के डब्ल्यू डी, और डिवाइड बाय कितना आ गया हमारे पास स्मॉल पी। ठीक है, तो ये जगह कम है, मैं आपको बस बता देता हूँ, ये पी आ गया। ठीक है, इसके अंदर के की वैल्यू पुट करें तो टी इज़ इक्वल टू 0.005 और डब्ल्यू डी डिवाइड बाय पी। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल देते हैं। तो आई होप ये भी समझ में आ गया। इसको एक दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम। अब फिर स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी कि बाय पुटिंग यानी कि ये सारी वैल्यूज़ जो दी गई थी कि वेट, उसके बाद पावर मालूम करनी है, और साथ में टाइम और डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ से हर क्वेश्चन की तरह यहाँ से ये लिख लिया। इसके बाद स्टेट इक्वेशन 2 लिखूँ तो टी इज़ इक्वल टू 0.005 मल्टीप्लाई डब्ल्यू डी डिवाइड बाय पी आ जाएगा। ठीक है, तो अब टाइम हमारे पास दिया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, और इसके बाद 0.005 मल्टीप्लाई डब्ल्यू की वैल्यू 800 दी गई है, तो 800 हो गया। इसके बाद डी जो है 120 दिया गया है, तो 120 हो गया, और साथ में इनके नीचे पी की वैल्यू मालूम करनी है, तो पी वैसे का वैसा। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर हमें चाहिए। ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर, और इसमें हम करेंगे 0.005 मल्टीप्लाई 800 मल्टीप्लाई 120, तो ये आ गया 480। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 480 डिवाइड बाय पी, और यहाँ पे आ जाएगा 40। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये चीज़ पता है। तो इधर आ जाएगा छोटा p इज़ इक्वल टू 480 डिवाइड बाय 40। ठीक है, तो 480 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो ये 40 पे डिवाइड, तो 12 आ गया। ठीक है, तो p यानी कि पावर जो है हमारे पास कितनी आ गई, 12 HP, क्योंकि पावर का यूनिट जो है वो HP है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें क्या बोला जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी की वो वेरीज जॉइंटली है किसके, एक तो मैस के, यानी कि बॉडी के मैस के, एंड स्केयर ऑफ इट्स वेलोसिटी, और जिस वेलोसिटी से वो बढ़ रही है आगे उसकी वेलोसिटी के स्केयर के।
ठीक है, तो ये आसान सा रिलेशनशिप आ गया, पहला स्टेप मुकम्मल। सेकंड में एग्जांपल के तौर पे हमें क्या कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि इफ़ द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो 4320, और इसके बाद मैस हो हमारे पास, मैस को एम से रिप्रेजेंट किया गया है, वो है 45, और इसके बाद वेलोसिटी हो हमारे पास 24। तो बदले में आपने क्या मालूम करना है कि डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपने मालूम करनी है, और साथ में यानी कि 3000 LB ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग 44, यानी कि जो उसका मैस है वो है 3000 का, और साथ में जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है वो है 44। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, रिमूव करें तो ये हो गया रिमूव, और साथ में लिखते हैं सोल्यूशन। तो ये लिख लिया मैंने सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद जो रिलेशन है वो है काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस और वेलोसिटी का स्केयर। ठीक है, के बाद इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो के, उसके बाद ई, ठीक है, और इज़ इक्वल टू कांस्टेंट के एम वी स्केयर। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। अब के की वैल्यू मालूम करने के लिए वैल्यूज पुट करनी है, तो स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली वैल्यूज पुट करने के लिए। तो इक्वेशन 1 क्या है, तो वो है के ई, उसके बाद आ गया के एम वी स्केयर, और इसके अंदर वैल्यूज पुट करें तो यहाँ आ जाएगा 4320 इज़ इक्वल टू के वैसे का वैसा, मैथ जो है वो 45 है, और v जो है वो 24 है, तो इसका स्केयर आ गया। अब हमें यहाँ पे 4320 इज़ इक्वल टू कैलकुलेटर चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर। सबसे पहले हमें चाहिए 24 का स्केयर, तो 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका आ गया हमारे पास स्केयर 576। इसको मल्टीप्लाई 45 से कर लेते हैं, तो ये 45 से मल्टीप्लाई किया तो 25920। तो यहाँ पे के इंटू 5920 आ गया, और 4320 इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, 25920 इधर आ जाएगा स्मॉल के। तो अब डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड किस पे करना है, वो करना है 4320। शुरू से कर लेते हैं इसको। 4320 डिवाइड बाय 25920, और ये आ गया। तो के की वैल्यू जो है वो यानी कि 0.166666666 और 7, यानी कि एक ऐसे यानी कि इससे भी जवाब सही आ जाएगा, और वो सही भी कंसीडर होगा, लेकिन उस आंसर में थोड़ा सा फ़र्क होगा, और शायद आपके टीचर्स गलत कर दें। तो इसलिए एक्यूरेट बुक वाला जवाब लाने के लिए एक तरीका हम ये अपनाते हैं, क्योंकि पूरी कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू नहीं आ रही, पिछले क्वेश्चंस में पूरी वैल्यूज़ आ रही थी, इसलिए मैं उसको यूज़ कर रहा था। आप ऐसा करें के की वैल्यू यही रख लें, और जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो यही के की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप के बात समझ में आई होगी। मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो के की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 2 बनाने के लिए। तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली बाय पुटिंग, यानी के की फ्रैक्शनल फॉर्म में ही लिख दो। तो के इक्वेशन 1 क्या है, वो है हमारे पास के ई इज़ इक्वल टू के एम वी स्केयर। तो अब यहाँ पे के ई, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 4320 डिवाइड बाय 25920, और साथ में यहाँ पे एम वी स्केयर आ गया। ठीक है, तो यही पूरी इक्वेशन 2 बना लेते हैं ताकि हम सही आंसर निकाल सकें। सॉरी, नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को। अब इस इक्वेशन 2 के अंदर जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो स्टेटमेंट की सूरत में लिखते हैं और पुट करते हैं वैल्यूज़। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी कि बाय पुटिंग मैस और वेलोसिटी जो दी गई थी इक्वेशन 2 में पुट करके के ई काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए। ठीक है, ये आपको दिखा भी सकता हूँ, ये मैस है और ये इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन 2 लिखते हैं। तो के ई काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 4320 डिवाइड बाय 25920 मल्टीप्लाई m जो है 3000 के है, तो ये 3000 और मल्टीप्लाई 44 का
स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आगे अब कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कि अब क्या होता है। तो अगर हम इन दोनों से शुरू करेंगे तो दोबारा डेसिमल के अंदर ही आंसर आएगा और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए हम 44 से शुरू करते हैं। तो 44 का स्क्वायर है, तो साइंटिफिक में आप स्क्वायर ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे 2 टाइम्स 44 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये 44 का स्क्वायर आ गया 1936। देखिए पूरा नंबर है, पॉइंट में या इशारिया में नहीं आया। इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3000 के साथ, तो ये 3000 आ गया। अब अभी भी देखिए इशारिया नहीं आया, पूरा नंबर है, तो इसका आंसर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 4320 के साथ, तो ये कर दूंगा 4320 और ये आ गया हमारे पास ऊपर बड़ा सारा नंबर, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, जैसे 4320 डिवाइड बाय 25920 मल्टीप्लाई, और फिर जो इसका आंसर था वो लिख लो। हम ऐसे ही कर लेते हैं ताकि चेक करने वाला कहेगा एकदम से इसने कैसे क्यों कर दिया, तो हम ऐसे नहीं करते, हम वैसे ही भर लेते हैं, थोड़ी मेहनत लगेगी। 44 मल्टीप्लाई बाय 44 और मल्टीप्लाई बाय 3000, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 580 और साथ में आ जाएगा 8000 है, इसके साथ 8000, तो ये पूरा नंबर हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा, ये लिख कर दिया मल्टीप्लाई 4320 और अब टोटल नंबर आया हमारे पास जो भी है। अब डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो इसमें, वो भी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि गलत होगा क्योंकि क्वेश्चन तो आपने ठीक किया है। अब बल्कि अब इतना बड़ा नंबर नहीं लिखते वरना बेवकूफ़ी लगेगी, इतना बड़ा नंबर मैंने तो कभी इस तरह क्वेश्चन में लिखा नहीं। इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देते, इसको मल्टीप्लाई किया और अब यानी कि इसको डिवाइड करके किस पे 25920 और ये डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्ट आपकी बुक वाला आंसर आ जाएगा 968 और उसके बाद 3 ज़ीरोज़ हैं तो ये 3 ज़ीरोज़ हो गया, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। यूनिट देखें तो फीट पर एल बी है, तो यही हम लिख देंगे यहाँ पर फुट और ये एल बी, ठीक है। तो इसके साथ ही आपकी फाइनली एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो कई दिनों के अंदर रिकॉर्ड की है और अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज़ मैं भी इंसान हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और अकेला ही काम करता हूँ, तो इट्स मीन के चांसेस है कि ह्यूमन एरर की वजह से मैं भी गलती कर सकता हूँ, ठीक है। दिल लगा के पढ़िए, आगे बढ़िए, अपनी और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी बदलिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।